तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमने स्टार्ट किया है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ये आपके पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बन सकता है और इसका नाम क्या हो जाएगा मैम? इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसरॉल। क्या ये बात समझ आई? कैसे ये एल हुआ, कैसे ये डी हुआ, क्या ये बात समझ आई? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमने स्टार्ट किया है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर के लिए। हमारी यूनिट 1 अभी चल रही है और इससे पहले भी मैं यूनिट 1 के काफी सारे लेक्चर्स ले चुकी हूँ। यूनिट 1 में सिलेबस डिकोडिंग करवा चुकी हूँ कि आपकी जो यूनिट 1 का सिलेबस है वो कैसा है, क्या क्या आपको पूरे यूनिट में कवर अप करना है, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है और कहां से कैसा सवाल बनता है, सब कुछ हम बहुत डिटेल में करवा चुके हैं। तो अगर उससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो बेटा आई वुड रिकमेंड कि जाकर के देखिएगा, क्योंकि सारे बेसिक टर्म्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कवर अप करवा चुकी हूँ। चाहे वो आपकी 3D रिप्रेजेंटेशन हो, कैसे हर एक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करी जाती है, क्या कायरल होता है, क्या एकायरल, क्या मीजो कंपाउंड्स होते हैं, क्या होता है इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के बेटा आई वुड रिकमेंड वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी अगर कोई कंपाउंड दिया है तो हम उसे नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यानी हम उसका नाम कैसे रखेंगे, और वो भी स्पेसिफिक डीएल कॉन्फ़िगरेशन, यानी डीएल सिस्टम का हम बेसिकली नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ये आपके पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बन सकता है, यहां से सवाल बेटा शॉर्ट में, लॉन्ग में, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो पूरे कॉन्सेप्ट को हम जरा सी देर में 10-15 मिनट में एकदम इजीली कवर अप करने जा रहे हैं। उससे पहले बेटा अगर आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा है, ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम जरूर से डाउनलोड करिएगा। उसके अलावा हमारे पास आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी रिसेंट अपडेट्स होंगी, जॉब रिलेटेड अपडेट्स होंगी, सारे के सारे आपको कहाँ मिलने वाले हैं? यहाँ फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो ये जरूरी है, अच्छे से डाउनलोड जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। और हमारा टॉपिक क्या है मैम? आपका टॉपिक है आज का डीएल सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या डीएल नोमेनक्लेचर। शॉर्ट में बोले तो हमारा टॉपिक आज का क्या है मैम? आपका आज का टॉपिक है डीएल नोमेनक्लेचर। भाई कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया, या कैसे हमें डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में पता चला? तो समझिए, फिशर एंड रोजेनॉफ करके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 1900 के आसपास एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने बताया एक सिस्टम के बारे में। वो सिस्टम था डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम, और ये स्पेसिफिकली उन्होंने अमीनो एसिड्स और शुगर्स के बारे में बताया था कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड में, शुगर्स में, अमीनो एसिड्स में हम डी या फिर एल उसको नाम देते हैं। यानी डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? हम बोलेंगे कि द डीएल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, लिखिए द डीएल नोमेनक्लेचर, the DL nomenclature was first introduced by, बताइए भाई कौन थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया? कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया? मैम फिशर एंड रोजेनॉफ ने 1900 में इसको बताया। तो हम लिखेंगे द डीएल नोमेनक्लेचर was first introduced by Fisher and in 1900, है ना जी? क्या होता है मैम? 1900 में फिशर एंड रोजेनॉफ ने सबसे पहले डीएल सिस्टम के बारे में बताया, है ना जी? ये किसके लिए होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन? मैम जब जब आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए निकालेंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिव, इनएक्टिव सब मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकते होंगे, वो सब क्या दिखा सकते हैं मैम? वो सब डीएल नोमेनक्लेचर शो कर सकते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे मैम? आप लिख दीजिए दिस नोमेनक्लेचर कैन बी शोन बाय, दिस नोमेनक्लेचर कैन बी शोन
This nomenclature can be shown by optically active compounds, by all optically active compounds. By all optically active compounds, यानी जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो सबके सब क्या शो कर रहे होंगे मैम, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो सब ये डीएल नोमेनक्लेचर हमें बहुत आराम से शो कर सकते हैं। अच्छा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेटा कैसे घूम रही थी? मान लीजिए हमारे पास ये जो है वो एक क्या है, दूसरे पेन से शो करती हूँ आपको। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास क्या है मैम, ये आपके पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब अगर आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट दो तरीके से घूम सकती है, भाई कैसे कैसे रोटेट हो सकती है मैम? पहला तरीका तो होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट ही ना हो। अगर बेटा आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट ही नहीं होती है तो वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन इनएक्टिव मॉलिक्यूल कभी भी डीएल तो दिखाएंगे ही नहीं। यानी यहाँ पर केवल वही मॉलिक्यूल आएंगे डीएल सिस्टम में जो क्या करेंगे, जो मैम पीपीएल को रोटेट कर देंगे। अब इसका रोटेशन दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो इसका रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, सॉरी, एक तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए। कैसे डायरेक्शन में हो जाए मैम? पहली चीज तो ये कि इसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए तब क्या करेंगे। दूसरी चीज क्या पॉसिबल हो सकती है मैम? दूसरी चीज पॉसिबल हो सकती है कि इसका रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। दूसरी चीज हो सकती है मैम कि इसका रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तब क्या होगा, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तब क्या होगा। अब दो तरीके हैं आपके पास। अगर आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज घूम रही है तब क्या, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तब क्या? ध्यान से सुनिएगा। अगर तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो बेटा इस रोटेशन को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस रोटेशन को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दिस रोटेशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को कैपिटल डी से और प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये समझ आया? अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है यानी कि ये क्या हो जाएगी मैम, ये रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। कैपिटल डी और प्लस के साइन से इसको रिप्रेजेंट करना है। समझ आई ये बात? अगर लेकिन आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बेटा तो ये कैसी हो जाएगी मैम? ये हो जाएगी लीवो रोटेटरी। ये हो जाएगी बेटा आपके पास लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से, कैपिटल एल से या फिर निगेटिव के साइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये बात समझ आई? अगर क्लॉकवाइज घूम रही होती है तो बेटा ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कैपिटल डी और प्लस। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी कैपिटल एल और माइनस। और यहीं से आया था डीएल सिस्टम, यहीं से आया था डीएल सिस्टम। यानी डी कब होगा? अगर क्लॉकवाइज पीपीएल घूम रही होती है तो डी, और जब जब डी होगा तब तब प्लस साइन। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी तब तब एल, और जब जब एल होगा तब तब माइनस साइन। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी राइट हैंड साइड घूम रही होगी, क्लॉकवाइज बोल दो या फिर बोल दो राइट हैंड साइड, अगर आपको राइट हैंड साइड कुछ मिल रहा होगा तो वो कैपिटल डी होगा। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा होगा तो क्या हो जाएगा मैम? अगर लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा होगा तो एल। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बेटा एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो। याद करने की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, इसको मैं दूसरे पेज पे आपको करके दिखा देती हूँ। लिख लो भाई ये ट्रिक जो कि बहुत काम आने वाली है आपके। हमारे पास लेफ्ट, अगर हमें कोई चीज लेफ्ट पे मिल रही होगी, कौन सी चीज अभी आगे बताऊंगी, अगर लेफ्ट पे मिल रही होगी तो वो क्या होगी? लेफ्ट का मतलब होता है बेटा इट विल बी लीवो रोटेटरी। क्या होगी? लीवो रोटेटरी। यानी जब जब लीवो रोटेटरी यानी लेफ्ट पे हमें कुछ मिल रहा होगा तो वो एल होगी। एल का साइन क्या होता है मैम? एल का साइन होता है निगेटिव। ठीक है, अब इसका जस्ट हमें अपोजिट कर देना है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। यानी अगर राइट मिल रही होगी तो क्या हो जाएगा मैम? अगर राइट मिल रही होगी तो एल की जगह वो हो जाएगा डी। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोटेटरी। डेक्स्ट्रोटेटरी का मुझे जरा साइन बताना, इसका साइन होता है मैम प्लस। बस ये ट्रिक याद कर लीजिए, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट। यानी जब जब आपको लेफ्ट पे मिलेगा क्या मिलेगा अभी बताऊंगी, वो होगा लीवो रोटेटरी निगेटिव साइन के साथ। उसका जस्ट अपोजिट यानी अगर राइट पे मिल रहा होगा तो डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का साइन अपोजिट। एक याद कर लो, दूसरा बिल्कुल अपोजिट है। सिर्फ एक याद करो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो वाला याद कर लो, दूसरा वाला आपका बेटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस ये यूज किसके लिए किया जाता है? ये सिस्टम यूज किसके लिए किया जाता है? लिख लेना, दिस सिस्टम इज यूज्ड
For amino acids, this system is used for amino acids and carbohydrates. यानी चाहे कोई कार्बोहाइड्रेट हो जाए, चाहे कोई अमीनो एसिड हो जाए, उन सभी के लिए हम अपने कौन से सिस्टम का यूज कर सकते हैं मैम? कार्बोहाइड्रेट हो जाए, अमीनो एसिड हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर आपको एक रेफरेंस कंपाउंड भी लिया जाता है, यानी जो स्टैंडर्ड माना जाता है, यानी जो सबसे पहला एग्जाम्पल आप मान सकते हो। तो वो रेफरेंस कंपाउंड क्या होगा? वो होगा बेटा ग्लिसरैल्डिहाइड। यानी लिखो हियर ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड is taken as an example, या ग्लिसरैल्डिहाइड को हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ पर आप ग्लिसरैल्डिहाइड को एक रेफरेंस कंपाउंड की तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हम लिख सकते हैं हियर ग्लिसरैल्डिहाइड is used as a reference compound, is used as a रेफरेंस कंपाउंड। यानी एज अ रेफरेंस कंपाउंड हम किसका यूज कर सकते हैं मैम? यहाँ एज अ रेफरेंस कंपाउंड ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड का बहुत आराम से यूज कर सकते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि क्या होता है भाई एल, क्या होता है डी। ये एक एग्जांपल के साथ हम लोग बहुत आराम से समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाई एक कार्बन की, और यहाँ पर भी मैंने फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाई एक कार्बन की। अब यहाँ पर क्या होगा मैम? यहाँ होगा एल्डिहाइड, यहाँ होगा H, यहाँ होगा OH, यहाँ हमने ले लिया एल्कोहल वाला ग्रुप। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब इधर क्या किया? इधर मैंने बस ऐसे ही सेम टू सेम रखा है। यहाँ ले लिया एल्डिहाइड, यहाँ ले लिया एल्कोहल, बस यहाँ हो गया आपका OH और यहाँ हो गया H। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे? ये मैं पिछले क्लासेस में बता चुकी हूँ, जल्दी से बता दो, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे? बताओ बताओ मैम। देखिए CHO को CHO की मिरर इमेज दिख रही है, OH को OH दिख रहा है, CH2OH को CH2OH दिख रहा है, पीछे वाले हाइड्रोजन को पीछे वाला हाइड्रोजन दिख रहा है। यानी ये कंपाउंड कैसे है एक दूसरे पे मैम? ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना रहे हैं। अब हमें डीएल कैसे चेक करना होता है? लोएस्ट कायरल कार्बन को चेक करना होता है। हमेशा लिखो ऑलवेज चेक द लोएस्ट कायरल कार्बन, ऑलवेज चेक। अब कायरल कार्बन क्या होता है मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूं। ऑलवेज चेक द लोएस्ट कायरल कार्बन, ऑलवेज चेक द लोएस्ट कायरल कार्बन फॉर डीएल सिस्टम या डीएल नोमेनक्लेचर। हम क्या करेंगे? लोएस्ट कायरल कार्बन देखेंगे। मैम यहाँ तो हमारा कार्बन ही एक है, यही लोएस्ट हुआ, यही कार्बन हुआ। यहाँ भी मैम कार्बन एक ही है, यानी यही लोएस्ट हुआ, यही कार्बन हुआ। लोएस्ट कायरल कार्बन में OH या फिर NH2 राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में? मैम यहाँ OH जो है ना वो दिया हुआ है हमें राइट हैंड साइड में। यहाँ पर मैम OH कहाँ दिया हुआ है बेटा? OH आपको दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर कुछ लेफ्ट दिया होता है बेटा तो वो क्या हो जाएगा मैम? L फॉर लेफ्ट, L फॉर लीवो, यानी ये हो जाएगा L। और अगर L है तो इस पे चार्ज आएगा निगेटिव का। इसका जस्ट अपोजिट ये कहाँ दिया हुआ है मैम? ये राइट दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा D, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा मैम? इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा डी ग्लिसरॉल, ये क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या हुआ? इसका याद रखना नाम हो गया डी ग्लिसरॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा मैम? इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसरॉल। क्या ये बात समझ आई? कैसे ये एल हुआ, कैसे ये डी हुआ? क्या ये बात समझ आई? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाली बात समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को रूल्स लिखवा देती हूँ कि किस रूल से हमें डीएल नोमेनक्लेचर या डीएल सिस्टम कवर अप करना है। बस ये रूल समझ लोगे ना तो आपको किसी भी और चीज को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रूल समझ लीजिए, हमेशा क्या करना होता है? हमेशा एक अप्रोप्रिएट फिशर प्रोजेक्शन बनानी होती है। हमेशा एक अप्रोप्रिएट फिशर प्रोजेक्शन बनानी होगी जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा। तो पहला रूल क्या हुआ? ड्रॉ प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। पहला रूल हो गया हमारे पास ड्रॉ प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी सब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमने स्टार्ट किया है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर के लिए हमारी यूनिट 1 अभी चल रही है, और इससे पहले भी मैं यूनिट 1 के काफी सारे लेक्चर्स ले चुकी हूँ। यूनिट 1 में सिलेबस डिकोडिंग करवा चुकी हूँ कि आपकी जो यूनिट 1 का सिलेबस है वो कैसा है, क्या क्या आपको पूरे यूनिट में कवर अप करना है, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है,
और कहाँ से कैसा सवाल बनता है, सब कुछ हम बहुत डिटेल में करवा चुके हैं। तो अगर उससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो बेटा आई वुड रिकमेंड कि जाकर के देखिएगा, क्योंकि सारे बेसिक टर्म्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कवर अप करवा चुकी हूँ। चाहे वो आपकी 3D रिप्रेजेंटेशन हो, कैसे हर एक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करी जाती है, क्या कायरल होता है, क्या एकायरल, क्या मीजो कंपाउंड्स होते हैं, क्या होता है इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के बेटा आई वुड रिकमेंड वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी अगर कोई कंपाउंड दिया है तो हम उसे नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यानी हम उसका नाम कैसे रखेंगे, और वो भी स्पेसिफिक डीएल कॉन्फ़िगरेशन, यानी डीएल सिस्टम का हम बेसिकली नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ये आपके पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बन सकता है, यहाँ से सवाल बेटा शॉर्ट में, लॉन्ग में, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो पूरे कॉन्सेप्ट को हम जरा सी देर में 10-15 मिनट में एकदम इजीली कवर अप करने जा रहे हैं। उससे पहले बेटा अगर आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा है, ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम जरूर से डाउनलोड करिएगा। उसके अलावा हमारे पास आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी रिसेंट अपडेट्स होंगी, जॉब रिलेटेड अपडेट्स होंगी, सारे के सारे आपको कहाँ मिलने वाले हैं, यहाँ फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो ये जरूरी है, अच्छे से डाउनलोड जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। और हमारा टॉपिक क्या है मैम, आपका टॉपिक है आज का डीएल सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या डीएल नॉमेनक्लेचर। शॉर्ट में बोले तो हमारा टॉपिक आज का क्या है मैम, आपका आज का टॉपिक है डीएल नॉमेनक्लेचर। भाई कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने डीएल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, या कैसे हमें डीएल नॉमेनक्लेचर के बारे में पता चला, तो समझिए फिशर एंड रोजेनॉफ करके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 1900 के आसपास एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने बताया एक सिस्टम के बारे में, वो सिस्टम था डीएल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और ये स्पेसिफिकली उन्होंने अमीनो एसिड्स और शुगर्स के बारे में बताया था कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड में, शुगर्स में, अमीनो एसिड्स में हम डी या फिर एल उसको नाम देते हैं। यानी डीएल नॉमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, हम बोलेंगे कि द डीएल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, लिखिए द डीएल नॉमेनक्लेचर, the DL nomenclature was first introduced by, बताइए भाई कौन थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, मैम फिशर एंड रोजेनॉफ ने 1900 में इसको बताया। तो हम लिखेंगे द डीएल नॉमेनक्लेचर was first introduced by Fisher and in 1900, है ना जी। क्या होता है मैम, 1900 में फिशर एंड रोजेनॉफ ने सबसे पहले डीएल सिस्टम के बारे में बताया, है ना जी। ये किसके लिए होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन, मैम जब जब आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए निकालेंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिव, इनएक्टिव सब मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकते होंगे, वो सब क्या दिखा सकते हैं मैम, वो सब डीएल नॉमेनक्लेचर शो कर सकते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे मैम, आप लिख दीजिए this nomenclature can be shown by, this nomenclature can be shown, this nomenclature can be shown by optically active compounds, by all optically active compounds, by all optically active compounds, यानी जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो सब के सब क्या शो कर रहे होंगे मैम, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो सब ये डीएल नॉमेनक्लेचर हमें बहुत आराम से शो कर सकते हैं। अच्छा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेटा कैसे घूम रही थी, मान लीजिए हमारे पास ये जो है वो एक क्या है, दूसरे पेन से शो करती हूँ आपको,
मान लीजिए बेटा ये हमारे पास क्या है मैम, ये आपके पास एक प्लेन पोलराइज लाइट है। अब अगर आपकी प्लेन पोलराइज लाइट दो तरीके से घूम सकती है, भाई कैसे कैसे रोटेट हो सकती है मैम? पहला तरीका तो होगा कि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट ही ना हो। अगर बेटा आपकी प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट ही नहीं होती है तो वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन इनएक्टिव मॉलिक्यूल कभी भी डीएल तो दिखाएंगे ही नहीं। यानी यहाँ पर केवल वही मॉलिक्यूल आएंगे डीएल सिस्टम में जो क्या करेंगे, जो मैम पीपीएल को रोटेट कर देंगे। अब इसका रोटेशन दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो इसका रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, सॉरी, एक तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए। कैसे डायरेक्शन में हो जाए मैम? पहली चीज तो ये कि इसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए तब क्या करेंगे। दूसरी चीज क्या पॉसिबल हो सकती है मैम? दूसरी चीज पॉसिबल हो सकती है कि इसका रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। दूसरी चीज हो सकती है मैम कि इसका रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तब क्या होगा, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तब क्या होगा। अब दो तरीके हैं आपके पास। अगर आपकी प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज घूम रही है तब क्या, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तब क्या। ध्यान से सुनिएगा, अगर तो प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो बेटा इस रोटेशन को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस रोटेशन को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दिस रोटेशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को कैपिटल डी से और प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये समझ आया? अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है यानी कि ये क्या हो जाएगी मैम, ये रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। कैपिटल डी और प्लस के साइन से इसको रिप्रेजेंट करना है। समझ आई ये बात? अगर लेकिन आपकी प्लेन पोलराइज लाइट घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बेटा तो ये कैसी हो जाएगी मैम? ये हो जाएगी लीवो रोटेटरी। ये हो जाएगी बेटा आपके पास लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से, कैपिटल एल से या फिर निगेटिव के साइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये बात समझ आई? अगर क्लॉकवाइज घूम रही होती है तो बेटा ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कैपिटल डी और प्लस। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी कैपिटल एल और माइनस। और यहीं से आया था डीएल सिस्टम, यहीं से आया था डीएल सिस्टम। यानी डी कब होगा? अगर क्लॉकवाइज पीपीएल घूम रही होती है तो डी, और जब जब डी होगा तब तब प्लस साइन। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी तब तब एल, और जब जब एल होगा तब तब माइनस साइन। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी राइट हैंड साइड घूम रही होगी, क्लॉकवाइज बोल दो या फिर बोल दो राइट हैंड साइड, अगर आपको राइट हैंड साइड कुछ मिल रहा होगा तो वो कैपिटल डी होगा। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा होगा तो क्या हो जाएगा मैम? अगर लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा होगा तो एल। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बेटा, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो। याद करने की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, इसको मैं दूसरे पेज पे आपको करके दिखा देती हूँ। लिख लो भाई ये ट्रिक जो कि बहुत काम आने वाली है आपके। हमारे पास लेफ्ट, अगर हमें कोई चीज लेफ्ट पे मिल रही होगी, कौन सी चीज अभी आगे बताऊंगी, अगर लेफ्ट पे मिल रही होगी तो वो क्या होगी? लेफ्ट का मतलब होता है बेटा इट विल बी लीवो रोटेटरी। क्या होगी? लीवो रोटेटरी। यानी जब जब लीवो रोटेटरी यानी लेफ्ट पे हमें कुछ मिल रहा होगा तो वो एल होगी। एल का साइन क्या होता है मैम? एल का साइन होता है निगेटिव। ठीक है, अब इसका जस्ट हमें अपोजिट कर देना है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। यानी अगर राइट मिल रही होगी तो क्या हो जाएगा मैम? अगर राइट मिल रही होगी तो एल की जगह वो हो जाएगा डी। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोटेटरी। डेक्स्ट्रोटेटरी का मुझे जरा साइन बताना, इसका साइन होता है मैम प्लस। बस ये ट्रिक याद कर लीजिए, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट। यानी जब जब आपको लेफ्ट पे मिलेगा क्या मिलेगा अभी बताऊंगी, वो होगा लीवो रोटेटरी निगेटिव साइन के साथ। उसका जस्ट अपोजिट यानी अगर राइट पे मिल रहा होगा तो डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का साइन अपोजिट। एक याद कर लो, दूसरा बिल्कुल अपोजिट है। सिर्फ एक याद करो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो वाला याद कर लो, दूसरा वाला आपका बेटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस ये यूज किसके लिए किया जाता है? ये सिस्टम यूज किसके लिए किया जाता है? लिख लेना, दिस सिस्टम इज यूज्ड, this system is used for amino acids. This system is used for amino acids and carbohydrates। यानी चाहे कोई कार्बोहाइड्रेट हो जाए, चाहे कोई अमीनो एसिड हो जाए, उन सभी के लिए हम अपने कौन से सिस्टम का यूज कर सकते हैं मैम? कार्बोहाइड्रेट हो जाए, अमीनो एसिड हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर आपको एक रेफरेंस कंपाउंड भी लिया जाता है, यानी जो स्टैंडर्ड माना जाता है, यानी जो सबसे पहला एग्जाम्पल आप मान सकते हो। तो वो रेफरेंस कंपाउंड क्या होगा? वो होगा बेटा ग्लिसरेल्डिहाइड। यानी लिखो हेयर ग्लिसरेल्डिहाइड।
ग्लिसरैल्डिहाइड is taken as an example, या ग्लिसरैल्डिहाइड को हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर आप ग्लिसरैल्डिहाइड को एक रेफरेंस कंपाउंड की तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हम लिख सकते हैं हियर ग्लिसरैल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड, इज यूज्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड, यानी एज अ रेफरेंस कंपाउंड हम किसका यूज कर सकते हैं मैम, यहाँ एज अ रेफरेंस कंपाउंड आप ग्लिसरैल्डिहाइड का बहुत आराम से यूज कर सकते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि क्या होता है भाई एल, क्या होता है डी, ये एक एग्जांपल के साथ हम लोग बहुत आराम से समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाई एक कार्बन की, और यहाँ पर भी मैंने फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाई एक कार्बन की। अब यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ होगा एल्डिहाइड, यहाँ होगा H, यहाँ होगा OH, यहाँ हमने ले लिया एल्कोहल वाला ग्रुप। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब इधर क्या किया, इधर मैंने बस ऐसे ही सेम टू सेम रखा है, यहाँ ले लिया एल्डिहाइड, यहाँ ले लिया एल्कोहल, बस यहाँ हो गया आपका OH और यहाँ हो गया H। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे? ये मैं पिछले क्लासेस में बता चुकी हूँ, जल्दी से बता दो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे? बताओ बताओ मैम। देखिए CHO को CHO की मिरर इमेज दिख रही है, OH को OH दिख रहा है, CH2OH को CH2OH दिख रहा है, पीछे वाले हाइड्रोजन को पीछे वाला हाइड्रोजन दिख रहा है। यानी ये कंपाउंड कैसे है एक दूसरे पे मैम, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना रहे हैं। अब हमें डीएल कैसे चेक करना होता है, लोएस्ट कायरल कार्बन को चेक करना होता है। हमेशा लिखो ऑलवेज चेक द लोएस्ट कायरल कार्बन, ऑलवेज चेक। अब कायरल कार्बन क्या होता है मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, ऑलवेज चेक द लोएस्ट कायरल कार्बन, ऑलवेज चेक द लोएस्ट कायरल कार्बन फॉर डीएल सिस्टम या डीएल नोमेनक्लेचर। हम क्या करेंगे, लोएस्ट कायरल कार्बन देखेंगे। मैम यहाँ तो हमारा कार्बन ही एक है, यही लोएस्ट हुआ यही कार्बन हुआ, यहाँ भी मैम कार्बन एक ही है यानी यही लोएस्ट हुआ यही कार्बन हुआ। लोएस्ट कायरल कार्बन में OH या फिर NH2 राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में? मैम यहाँ OH जो है ना वो दिया हुआ है हमें राइट हैंड साइड में। यहाँ पर मैम OH कहाँ दिया हुआ है बेटा, OH आपको दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर कुछ लेफ्ट दिया होता है बेटा तो वो क्या हो जाएगा मैम, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लीवो, यानी ये हो जाएगा L। और अगर L है तो इस पे चार्ज आएगा निगेटिव का। इसका जस्ट अपोजिट ये कहाँ दिया हुआ है मैम, ये राइट दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा D, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा मैम, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा D ग्लिसरॉल, ये क्या हो जाएगा L ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या हुआ, इसका याद रखना नाम हो गया D ग्लिसरॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा मैम, इसका नाम हो जाएगा L ग्लिसरॉल। क्या ये बात समझ आई, कैसे ये L हुआ कैसे ये D हुआ, क्या ये बात समझ आई? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाली बात समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को रूल्स लिखवा देती हूँ कि किस रूल से हमें डीएल नोमेनक्लेचर या डीएल सिस्टम कवर अप करना है। बस ये रूल समझ लोगे ना तो आपको किसी भी और चीज को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रूल समझ लीजिए, हमेशा क्या करना होता है, हमेशा एक अप्रोप्रिएट फिशर प्रोजेक्शन बनानी होती है, हमेशा एक अप्रोप्रिएट फिशर प्रोजेक्शन बनानी होगी जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा। तो पहला रूल क्या हुआ, ड्रॉ प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। पहला रूल हो गया हमारे पास ड्रॉ प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम, सबसे पहले आप मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन बना कर दो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये बनाई है ना। और जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो कहाँ पे होगा मैम, हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप ऑफ द पोजीशन पे होगा। यहाँ पर लिख लो, ये तो मैं बात आपको तब भी बता चुकी थी जब मैंने फिशर करवाया था। लिख लो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप विल बी ऑन टॉप। जो हमारा हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो कहाँ होगा मैम, वर्टिकल लाइन के टॉप पे हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप रिमेन रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमें ऑब्जर्व क्या करना है, ऑलवेज हमें चेक करना है लोएस्ट कायरल कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है लोएस्ट कायरल कार्बन। यहीं पर मैं लिख देती हूँ बेटा, अगर आपका OH या फिर NH2 लेफ्ट हैंड साइड होगा, किसको देखना है, आपको देखना है बेटा, आपको देखना है बेटा OH और NH2 को। अगर OH NH2 लेफ्ट साइड होगा तब क्या करेंगे, और अगर आपका बेटा OH या फिर NH2
राइट हैंड साइड में दिया होगा तब क्या करेंगे, डिटेल में समझ लीजिएगा। अगर OH या NH2 लेफ्ट हैंड साइड में दिया होगा तब वो क्या हो जाएगा मैम, तब वो हो जाएगा L। और अगर OH या NH2 राइट हैंड साइड में दिया होगा तब हो जाएगा D। यानी हमें हमेशा चेक क्या करना है, हम देखेंगे लोएस्ट कायरल कार्बन कौन सा है। लोएस्ट कायरल कार्बन पे या तो OH को चेक कर लो या तो NH2 को चेक कर लो, ये दोनों में से कोई सा भी अगर हमें लेफ्ट पे दिया है तो वो L हो जाएगा, राइट पे दिया है तो वो D। चेक हमेशा लोएस्ट कायरल कार्बन पे ही करना है। ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल। बताओ क्या ये समझ आया है ना, क्या ये समझ आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी वर्टिकल चेन। इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होती है, लिख लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द वर्टिकल चेन। जो हमारी बेटा वर्टिकल चेन होती है वो कैसी होगी मैम, ये जो हमारी वर्टिकल चेन है ना, ये जो लंबी लंबी चेन, ये कैसी होती है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। ये तो मैंने फिशर में भी तुमको बताया था, फिशर में भी बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे मैम वर्टिकल चेन। तो क्या ये रूल समझ में आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में बेटा OH और NH2 दोनों ही ग्रुप दे रखे हैं, कोई मॉलिक्यूल है उसमें OH और NH2 दोनों ग्रुप दे रखे हैं, तो हम किसको प्रायोरिटी माने, तब ऐसे केस में हमेशा NH2 को प्रायोरिटी मानना OH के कंपैरिजन में। किसको मानेंगे, NH2 को। यानी हमारे पास आखिरी रूल क्या हो जाएगा, आखिरी रूल बेटा हो जाएगा कि इफ OH और NH2 both are present in a molecule, अगर हमारे पास क्या होगा मैम, अगर हमारे पास OH और NH2 दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं, बोथ आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, देन बताओ भाई अब क्या करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में OH और NH2 दोनों प्रेजेंट है तब क्या होगा, देन D एंड L आर डिसाइडेड बाय NH2। यानी जो NH2 ग्रुप होगा वो डिसाइड करेगा कि ये D होगा या L होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन D और L आर डिसाइडेड बाय NH2 ग्रुप। D और L कौन डिसाइड करेगा मैम, जो हमारा NH2 ग्रुप होने वाला है वो डिसाइड करेगा कि ये D पर आएगा कि L पे आएगा। बता दो भाई क्या ये समझ आ गया, बता दीजिए क्या ये समझ में आ गया या नहीं आया अभी तक। हमारा डीएल के हमने पूरे रूल्स पढ़ लिए हैं, क्या ये रूल्स आपको समझ आए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन बना लेंगे, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन का बनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेटा। जैसे ही हमारी एक प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगी, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अपना लोएस्ट कायरल कार्बन, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन का दिया होता, जरूरी थोड़ी ना आपको फिशर एक कार्बन का दिया हो, 2 3 4 कितने भी कार्बन का दे सकता है। इसीलिए हमेशा लोएस्ट कायरल कार्बन चेक करना, उसमें देखना OH NH2 दोनों में से कुछ भी दिया होगा वो राइट पे प्रेजेंट है कि लेफ्ट पे, लेफ्ट पे होगा तो L, राइट पे होगा तो D। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपका OH और NH2 दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो रहे हैं तो क्या करोगे, तो D और L को डिसाइड करोगे NH2 ग्रुप से, यानी वहां पर आप NH2 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए डिसाइड करेंगे कि आपका ये वाला जो होगा ये आपका D आएगा कि L आएगा। बता दो क्या ये समझ में आ गया DL नॉमेनक्लेचर पूरा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक दो एग्जांपल्स कर लें क्या, क्या हम इसके एक दो एग्जांपल्स कर लें, चलिए एक दो एग्जांपल्स करके दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास हमने क्या लिया, हमने एक कार्बन का पूरा ले लिया है, इधर है हमारे पास COOH, इधर है H, इधर है हमारे पास NH2 और इधर है CH3। मुझे बता दो यहाँ पर क्या होगा मैम। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे लोएस्ट कायरल कार्बन, जो कि ये रहा। OH ग्रुप तो है ही नहीं, NH2 है, और NH2 कहाँ पे है मैम, NH2 जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। यानी ये क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा L और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा मैम, ये हो जाएगा L और इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का। समझ आ गया, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो गया मैम, ये हो गया L और इस पे आ गया नेगेटिव का चार्ज। इसी तरीके से आपको कोई भी ग्लूकोज दे दिया जाए, कोई भी अमीनो एसिड दे दिया जाए, कुछ भी गिवन हो, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि वो D रहेगा कि वो L रहेगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज हमारी एक कार्बन की ही फिशर प्रोजेक्शन गिवन है। ये फिशर प्रोजेक्शन भी आपको बेटा एक कार्बन की दी है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, ये इधर गिवन है CHO, इधर गिवन है CH2OH, इधर गिवन है हमारे पास H और इधर गिवन है, नहीं एक काम करते हैं, इधर गिवन है H और इधर गिवन है OH। बताओ क्या है, क्या होगा इसमें मैम। देखिए ना OH आपका यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, OH कहाँ पे आ रहा है मैम, ये जो OH है वो आपका आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इसको कर देते हैं L, है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब भाई ये बताओ कि ये गलत कैसे हुआ,
यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये वाला तो पूरा सिस्टम आपका गलत निकल गया। अब ऐसा यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या हुआ कि ये गलत हो गया? गलत बेटा ये हो गया कि आपने रूल्स ध्यान से नहीं पढ़े। मैंने तुमसे बोल रखा था कि जो वर्टिकल चेन होगी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ऐसा बोला था ना मैंने। अब ये वर्टिकल चेन है लेकिन ये लॉन्गेस्ट थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ एक कार्बन वाला ग्रुप तो यहाँ लगा हुआ है, इसको तो यहाँ होना चाहिए। अब ऐसा केस जब भी होता है तब हमेशा हम करते हैं मॉलिक्यूल को रोटेट, यानी यहाँ पर लिख दीजिए रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। लिख दो कि रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस या विल टेक प्लेस। अभी मॉलिक्यूल की रोटेशन होगी, और मॉलिक्यूल की रोटेशन कैसी होती है? एक चीज को पकड़ के रखो, यानी एक बॉन्ड को एक जगह पर होल्ड कर दो, उस बॉन्ड से आपको कोई भी लेना देना नहीं होगा। इस बॉन्ड को हमने होल्ड कर दिया, फिर हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया, यानी ये जो CH2OH है बेटा ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, ये H जो है इस OH की जगह चला जाएगा, और ये जो OH है बेटा वो घूम के इसकी जगह आ जाएगा। इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसको हमने क्या कर रखा है? इसको मैम आपने होल्ड कर रखा है, इसको हमने होल्ड कर रखा है। देखो रोटेशन कैसी हुई, ये CH2OH नीचे आया, ये हाइड्रोजन इधर आया, ये OH इधर चला गया। कभी ऐसा मत करना कि इसको इसकी जगह इसको इसकी जगह कर दिया, ऐसा नहीं होता, गलत तरीका होता है ये। सही तरीका यही होगा कि अगर आप एक को रोटेट कर रहे हो तो तीनों बॉन्ड को रोटेट करोगे, एक कोई ऐसा होगा जो फिक्स रहेगा। ये वाला पोजीशन फिक्स है, ये इधर रोटेट किया, ये इधर और ये इधर। जैसे ही हमने इसको रोटेट किया वैसे ही देखो मॉलिक्यूल क्या बना, CHO ऊपर एज इट इज था, इसको हमने कुछ भी नहीं किया था, होल्ड कर रखा था, तो ये एज इट इज रहेगा। बाकी सभी को रोटेट कर रखा है, तो ये वाला जो CH2OH है ये आ जाएगा नीचे। ये देखिए ये CH2OH यहाँ पर नीचे आ चुका है, एंड हाइड्रोजन मूव कर चुका है यहाँ पे, और ये जो OH है वो पीछे से इसकी जगह पे मूव कर चुका है। अब ये आया मॉलिक्यूल आफ्टर द रोटेशन। अब ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रही है? यहाँ हमें मिल रही है लॉन्गेस्ट वर्टिकल चेन, यहाँ पे हमें मिल रही है लॉन्गेस्ट वर्टिकल चेन। अब यहाँ सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो OH और NH2 के बारे में। NH2 ग्रुप है नहीं, OH ग्रुप है, देखो कहाँ पर है, OH ग्रुप है, और हमें कहाँ दिया हुआ है? राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। जब जब राइट हैंड साइड पे दिया होता है तब तब वो क्या होता है? वो D होता है, और प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तब तब ये हो गया D, प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करा, ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूल। क्या समझ आ गया? ये पहले तो आपने लेफ्ट निकाला था, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। हमें क्या करना पड़ा? हमें रोटेट करना पड़ा मॉलिक्यूल को, और रोटेशन के बाद ये हो गया D। समझ आया? ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा मैंने कराया सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। बस जितने रूल्स पढ़ाए हैं वो रूल्स प्रॉपर्ली याद रख लेना, एक एक चीज अपने दिमाग में बसा लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेना, उन सबके प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डीएल नॉमेनक्लेचर में होगा क्या, कैसे डी आएगा, कैसे एल आएगा। उसके बाद में हमने एक ट्रिक एक्सप्लेन करी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैम आपने क्वेश्चंस और रूल्स पढ़ाए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। सारे रूल्स और ये पूरी की पूरी स्लाइड एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेना, एकदम एग्जैक्ट नोट्स बनाना, और ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसकी PDF डाउनलोड करना। फिर यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टॉपिक की बनती है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो चलिए दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। हमारा आज पूरा DL कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया है। DL से सवाल बनेगा तो पूरा यहीं से बनेगा, कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कवर अप कर लीजिए। इसके साथ में थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज इट, और कुछ भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए दैट इज इट फॉर द क्लास। इसके अलावा बेटा अगर आप GPAT, फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर आप उसके एस्पिरेंट हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की एंड प्रॉपर मेंटोरशिप की जरूरत है, तो ये बैचेस आपके लिए परफेक्ट होने वाले होंगे। हमारा जो अर्जुना बैच है, ये चाहे GPAT हो, चाहे नाइपर हो, चाहे DI हो, सभी के लिए अवेलेबल है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम, सबसे पहले आप मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन बना कर दो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये बनाई है ना। और जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो कहाँ पे होगा मैम? हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप ऑफ द पोजीशन पे होगा। यहाँ पर लिख लो, ये तो मैं बात आपको तब भी बता चुकी थी जब मैंने फिशर करवाया था। लिख लो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप will be on top
जो हमारा हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा वो कहाँ होगा मैम, वर्टिकल लाइन के टॉप पे हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप रिमेन रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमें ऑब्जर्व क्या करना है, ऑलवेज हमें चेक करना है लोएस्ट कायरल कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है लोएस्ट कायरल कार्बन। यहीं पर मैं लिख देती हूँ बेटा, अगर आपका OH या फिर NH2 लेफ्ट हैंड साइड होगा, किसको देखना है, आपको देखना है बेटा, आपको देखना है बेटा OH और NH2 को। अगर OH NH2 लेफ्ट साइड होगा तब क्या करेंगे, और अगर आपका बेटा OH या फिर NH2 राइट हैंड साइड में दिया होगा तब क्या करेंगे, डिटेल में समझ लीजिएगा। अगर OH या NH2 लेफ्ट हैंड साइड में दिया होगा तब वो क्या हो जाएगा मैम, तब वो हो जाएगा L, और अगर OH या NH2 राइट हैंड साइड में दिया होगा तब हो जाएगा D। यानी हमें हमेशा चेक क्या करना है, हम देखेंगे लोएस्ट कायरल कार्बन कौन सा है, लोएस्ट कायरल कार्बन पे या तो OH को चेक कर लो या तो NH2 को चेक कर लो, ये दोनों में से कोई सा भी अगर हमें लेफ्ट पे दिया है तो वो L हो जाएगा, राइट पे दिया है तो वो D। चेक हमेशा लोएस्ट कायरल कार्बन पे ही करना है। ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल। बताओ क्या ये समझ आया, है ना, क्या ये समझ आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी वर्टिकल चेन। इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होती है, लिख लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द वर्टिकल चेन। जो हमारी बेटा वर्टिकल चेन होती है वो कैसी होगी मैम, ये जो हमारी वर्टिकल चेन है ना, ये जो लंबी लंबी चेन, ये कैसी होती है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। ये तो मैंने फिशर में भी तुमको बताया था, फिशर में भी बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे मैम वर्टिकल चेन। तो क्या ये रूल समझ में आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में बेटा OH और NH2 दोनों ही ग्रुप दे रखे हैं, कोई मॉलिक्यूल है उसमें OH और NH2 दोनों ग्रुप दे रखे हैं, तो हम किसको प्रायोरिटी माने, तब ऐसे केस में हमेशा NH2 को प्रायोरिटी मानना OH के कंपैरिजन में। किसको मानेंगे, NH2 को। यानी हमारे पास आखिरी रूल क्या हो जाएगा, आखिरी रूल बेटा हो जाएगा कि इफ OH और NH2 both are present in a molecule, अगर हमारे पास क्या होगा मैम, अगर हमारे पास OH और NH2 दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं, बोथ आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, देन बताओ भाई अब क्या करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में OH और NH2 दोनों प्रेजेंट है तब क्या होगा, देन D एंड L आर डिसाइडेड बाय NH2। यानी जो NH2 ग्रुप होगा वो डिसाइड करेगा कि ये D होगा या L होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन D और L आर डिसाइडेड बाय NH2 ग्रुप। D और L कौन डिसाइड करेगा मैम, जो हमारा NH2 ग्रुप होने वाला है वो डिसाइड करेगा कि ये D पर आएगा कि L पे आएगा। बता दो भाई क्या ये समझ आ गया, बता दीजिए क्या ये समझ में आ गया या नहीं आया। अभी तक हमारा डीएल के हमने पूरे रूल्स पढ़ लिए हैं, क्या ये रूल्स आपको समझ आए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन बना लेंगे, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन का बनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेटा। जैसे ही हमारी एक प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगी, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अपना लोएस्ट कायरल कार्बन, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन का दिया होता, जरूरी थोड़ी ना आपको फिशर एक कार्बन का दिया हो, 2 3 4 कितने भी कार्बन का दे सकता है। इसीलिए हमेशा लोएस्ट कायरल कार्बन चेक करना, उसमें देखना OH NH2 दोनों में से कुछ भी दिया होगा वो राइट पे प्रेजेंट है कि लेफ्ट पे, लेफ्ट पे होगा तो L, राइट पे होगा तो D। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपका OH और NH2 दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो रहे हैं तो क्या करोगे, तो D और L को डिसाइड करोगे NH2 ग्रुप से, यानी वहां पर आप NH2 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए डिसाइड करेंगे कि आपका ये वाला जो होगा ये आपका D आएगा कि L आएगा। बता दो क्या ये समझ में आ गया DL नॉमेनक्लेचर पूरा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक दो एग्जांपल्स कर लें क्या, क्या हम इसके एक दो एग्जांपल्स कर लें, चलिए एक दो एग्जांपल्स करके दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास हमने क्या लिया, हमने एक कार्बन का पूरा ले लिया है, इधर है हमारे पास COOH, इधर है H, इधर है हमारे पास NH2 और इधर है CH3। मुझे बता दो यहाँ पर क्या होगा मैम। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे लोएस्ट कायरल कार्बन, जो कि ये रहा। OH ग्रुप तो है ही नहीं, NH2 है, और NH2 कहाँ पे है मैम, NH2 जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा L और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा मैम, ये हो जाएगा L और इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का। समझ आ गया, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो गया मैम, ये हो गया L और इस पे आ गया नेगेटिव का चार्ज। इसी तरीके से आपको कोई भी ग्लूकोज दे दिया जाए, कोई भी अमीनो एसिड दे दिया जाए, कुछ भी गिवन हो, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि वो D रहेगा कि वो L रहेगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज हमारी एक कार्बन की ही फिशर प्रोजेक्शन गिवन है। ये फिशर प्रोजेक्शन भी आपको बेटा एक कार्बन की दी है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है,
ये इधर गिवन है CHO, इधर गिवन है CH2OH, इधर गिवन है हमारे पास H और इधर गिवन है, नहीं एक काम करते हैं, इधर गिवन है H और इधर गिवन है OH। बताओ क्या है, क्या होगा इसमें? मैम देखिए ना, OH आपका यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, OH कहाँ पे आ रहा है मैम? ये जो OH है वो आपका आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इसको कर देते हैं L, है ना? बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब भाई ये बताओ कि ये गलत कैसे हुआ? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये वाला तो पूरा सिस्टम आपका गलत निकल गया। अब ऐसा यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या हुआ कि ये गलत हो गया? गलत बेटा ये हो गया कि आपने रूल्स ध्यान से नहीं पढ़े। मैंने तुमसे बोल रखा था कि जो वर्टिकल चेन होगी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ऐसा बोला था ना मैंने। अब ये वर्टिकल चेन है लेकिन ये लॉन्गेस्ट थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ एक कार्बन वाला ग्रुप तो यहाँ लगा हुआ है, इसको तो यहाँ होना चाहिए। अब ऐसा केस जब भी होता है तब हमेशा हम करते हैं मोलिक्यूल को रोटेट, यानी यहाँ पर लिख दीजिए रोटेशन ऑफ मोलिक्यूल विल टेक्स प्लेस। लिख दो कि रोटेशन ऑफ मोलिक्यूल विल टेक्स प्लेस या विल टेक प्लेस। अभी मोलिक्यूल की रोटेशन होगी, और मोलिक्यूल की रोटेशन कैसी होती है? एक चीज को पकड़ के रखो, यानी एक बॉन्ड को एक जगह पर होल्ड कर दो, उस बॉन्ड से आपको कोई भी लेना देना नहीं होगा। इस बॉन्ड को हमने होल्ड कर दिया, फिर हमने मोलिक्यूल को रोटेट किया, यानी ये जो CH2OH है बेटा ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, ये H जो है इस OH की जगह चला जाएगा, और ये जो OH है बेटा वो घूम के इसकी जगह आ जाएगा। इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसको हमने क्या कर रखा है? इसको मैम आपने होल्ड कर रखा है, इसको हमने होल्ड कर रखा है। देखो रोटेशन कैसी हुई, ये CH2OH नीचे आया, ये हाइड्रोजन इधर आया, ये OH इधर चला गया। कभी ऐसा मत करना कि इसको इसकी जगह इसको इसकी जगह कर दिया, ऐसा नहीं होता, गलत तरीका होता है ये। सही तरीका यही होगा कि अगर आप एक को रोटेट कर रहे हो तो तीनों बॉन्ड को रोटेट करोगे, एक कोई ऐसा होगा जो फिक्स रहेगा। ये वाला पोजीशन फिक्स है, ये इधर रोटेट किया, ये इधर और ये इधर। जैसे ही हमने इसको रोटेट किया वैसे ही देखो मॉलिक्यूल क्या बना, CHO ऊपर एज इट इज था, इसको हमने कुछ भी नहीं किया था, होल्ड कर रखा था, तो ये एज इट इज रहेगा। बाकी सभी को रोटेट कर रखा है, तो ये वाला जो CH2OH है ये आ जाएगा नीचे। ये देखिए ये CH2OH यहाँ पर नीचे आ चुका है, एंड हाइड्रोजन मूव कर चुका है यहाँ पे, और ये जो OH है वो पीछे से इसकी जगह पे मूव कर चुका है। अब ये आया मॉलिक्यूल आफ्टर द रोटेशन। अब ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रही है? यहाँ हमें मिल रही है लॉन्गेस्ट वर्टिकल चेन, यहाँ पे हमें मिल रही है लॉन्गेस्ट वर्टिकल चेन। अब यहाँ सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो OH और NH2 के बारे में। NH2 ग्रुप है नहीं, OH ग्रुप है। देखो कहाँ पर है, OH ग्रुप है, और हमें कहाँ दिया हुआ है? राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। जब जब राइट हैंड साइड पे दिया होता है तब तब वो क्या होता है? वो D होता है, और प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तब तब ये हो गया D, प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करा, ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूल। क्या समझ आ गया? ये पहले तो आपने लेफ्ट निकाला था, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। हमें क्या करना पड़ा? हमें रोटेट करना पड़ा मॉलिक्यूल को, और रोटेशन के बाद ये हो गया D। समझ आया? ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा मैंने कराया सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। बस जितने रूल्स पढ़ाए हैं वो रूल्स प्रॉपरली याद रख लेना, एक एक चीज अपने दिमाग में बसा लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेना, उन सबके प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डीएल नॉमेनक्लेचर में होगा क्या, कैसे डी आएगा, कैसे एल आएगा। उसके बाद में हमने एक ट्रिक एक्सप्लेन करी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस और रूल्स पढ़ाए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। सारे रूल्स और ये पूरी की पूरी स्लाइड एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेना, एकदम एग्जैक्ट नोट्स बनाना, और ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसकी PDF डाउनलोड करना। फिर यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टॉपिक की बनती है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो चलिए दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। हमारा आज पूरा डीएल कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया है। डीएल से सवाल बनेगा तो पूरा यहीं से बनेगा, कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कवर अप कर लीजिए। इसके साथ में थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज इट, और कुछ भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए दैट इज इट फॉर द क्लास। इसके अलावा बेटा अगर आप GPAT, फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर आप उसके एस्पिरेंट हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की एंड प्रॉपर मेंटोरशिप की जरूरत है, तो ये बैचेस आपके लिए परफेक्ट होने वाले होंगे। हमारा जो अर्जुना बैच है, ये चाहे GPAT हो, चाहे नाइपर हो, चाहे DI हो, सभी के लिए अवेलेबल है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।